नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉग्निशन लर्निंग सेंटर फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो है हीट ट्रीटमेंट। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको मेटल्स को कैसे हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसको कैसे यूज में लाया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू मेटल्स के एप्लीकेशन वाइज हम लोग अलग अलग तरीके से उसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें कंसिडर करने की कोशिश की है बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक हीट ट्रीटमेंट। व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट? द हीट treatment process consists of controlled heating and cooling of component made of either plain carbon steel, alloy steel, for the purpose of changing their structure in order to obtain certain desirable property like hardness, strength और ductility। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम मेटल को, जिसमें कि ज़्यादातर प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील होता है, जिसको हम लोग एक लिमिट तक गर्म करते हैं और उसको गर्म करने के बाद उसको हम लोग ठंडा करते हैं अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से उसमें एक अलग तरीके का प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है जिसमें कि हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। तो ये दोस्तों, ये उसके अंदर एक इम्पार्ट हो जाता है इस तरह का प्रॉपर्टी। इट रिफाइंस ग्रेन स्ट्रक्चर एंड रिलीव इंटरनल, साथ ही में उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों वो भी रिफाइन हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर के जो इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं वो भी रिलीफ हो जाते हैं। तो द मेजर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर, इसमें कि मैंने कंसिडर करने की कोशिश किया है ज़्यादातर जो हीट ट्रीटमेंट यूज में लाए जाते हैं, जिसमें कि एनिलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, क्विंचिंग, हार्डनिंग जिसको भी बोलते हैं, टेम्परिंग है और केस हार्डनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक इमेज शेयर किया आपके साथ जिसमें कि मैंने दिखाया है कि ऑस्टेनाइट है, उसको हम लोग गर्म करते हैं और कैसे उसको क्विंचिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको हम लोग ठंडा करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं वाटर की मदद से हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं, फिर ऑयल में डुबा दे रहे हैं, एयर में ऐसे ही छोड़ के उसको ठंडा कर रहे हैं, फिर फर्नेस में बगल में रख देते हैं मेटल को, फिर ठंडा करें। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, अलग अलग तरीके का ग्रेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और अलग अलग प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती है मेटल में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग मेटल के साथ करते क्या है। यहाँ पे मेटल को हम सबसे पहले हीट करते हैं, थोड़ी देर तक उसको रखते हैं हीट करने के लिए, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, उसको हम लोग सोकिंग बोलते हैं और बाद में उसको हम लोग कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें कि हम लोग पानी में गर्म उसको ठंडा कर देते हैं दोस्तों, एयर में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, ऑयल में डुबा देते हैं या फर्नेस के बगल में रख देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको ठंडा करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग जिसको हार्डनिंग भी बोलते हैं, टेम्परिंग है, केस हार्डनिंग है, सरफेस हार्डनिंग भी जिसको बोलते हैं, और मैंने इसमें आगे के स्लाइड में थ्रू हार्डनिंग भी ऐड किया है अलग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस हार्डनिंग जिसको सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं, उसके भी 4 अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें कि पार्ट्स हैं उसके, जिसमें केस हार्ड कार्बोराइजिंग आता है, साइनाइडिंग आता है, नाइट्राइडिंग आता है एंड फ्लेम हार्डनिंग आता है। ये सभी सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के सब पार्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश की है, जिसमें कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आते ही हैं, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज शेयर किया है मशीनेबिलिटी। तो ये इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट देते हैं, किसी भी करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसको एक प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती है जो कि मशीनेबिलिटी बोलते हैं, यानी मशीनिंग करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है, आसानी से वो मशीन किया जा सकता है। जिसमें फेसिंग है, देख सकते हैं, पेपर टर्निंग है, फॉर्म टर्निंग, कट ऑफ, थ्रेडिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ये सब करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं टफनेस किसको बोलते हैं वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। वो बेंड हो गया है बट वो टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको टफनेस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटलनेस कैसे दिखाया जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में दिखाया है, यहाँ पार्ट को रख के उसको दोनों साइड से खींचते हैं, इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है स्ट्रक्चर को कैसे रिफाइन किया जाता है, एनील्ड कोर्स स्ट्रक्चर है ये नॉर्मलाइजिंग के बाद मिलता है, एनीलिंग के बाद ऐसा मिलता है। यहाँ पे मैंने दिखाया फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से मार मार के उसको मोड़ा जा रहा है, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डनेस, जैसे कि ऊपर रख के थोड़े से उसको मारा जा रहा है और ये पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, यानी ज़्यादातर रजिस्ट करता है, इसको हार्डनेस बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्रेसिव वेयर, जो कि वेयर एंड टेयर जिसको मतलब घिस जाता है, कम हो जाता है मेटल। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक स्पेसिमेन है जिसको खींच के ऐसे तार की तरह किया जाता है, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। व्हाट इज एनीलिंग? तो दोस्तों
एनिलिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द कंपोनेंट टू अ टेम्परेचर स्लाइटली एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि अप्रोक्सीमेटली 910 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कि हम लोग थोड़ा ऊपर उसको गर्म करते हैं, जहां पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि यहाँ पे 50 से 75 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइपोयूक्टेक्टाइड एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि 723 डिग्री सेल्सियस होता है, 723 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर गर्म करते हैं 50 से 75 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइपर यूक्टेक्टाइड एंड हीटिंग टाइम 1 to 2 आवर। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एनिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग मेटल को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा यानी 50 से 75 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म करते हैं, जो कि हाइपो यूक्टेक्टाइड मेटल रहेगा। तो एक जोन होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, हाइपोयूक्टेक्टाइड जोन है और ये हाइपर यूक्टेक्टाइड जोन होता है। तो अगर वो मेटल इसके अंदर आता हो तो उसको हम लोग 910 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा यानी 50 to 75 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म करते हैं, और अगर ये इस जोन में आता है, हाइपर यूक्टेक्टाइड के जोन में आता है, तो उसको हम लोग 723 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर यानी 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। Followed by the slow cooling, preferably in the furnace or in any good heat insulated material। तो दोस्तों एनिलिंग में करते क्या, हम लोग किसी भी मेटल को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ज्यादातर 1 से 2 घंटे के लिए गर्म करके उसको फिर फर्नेस के बगल में ही उसको रख देते हैं ठंडे होने के लिए, या एक ऐसा हमारे पास ये होना चाहिए जहां कि वो इंसुलेटेड है और उसके अंदर रख दिया, वो धीरे धीरे गर्म ठंडा हो। इट रिड्यूस हार्डनेस एंड इंक्रीज डक्टिलिटी। दोस्तों इससे होता क्या है, उसका हार्डनेस जो है वो कम हो जाता है और डक्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मेकिंग इट मोर वर्केबल। यानी वो इससे करने के बाद वो ज्यादा वर्केबल हो जाता है, उससे ज्यादा काम लिया जा सकता है। इन दिस फैशन द मेटल इज सॉफ्टन एंड प्रिपेयर फॉर फर्दर वर्क सच एज शेपिंग, स्टैम्पिंग एंड फॉर्मिंग। तो दोस्तों एनिलिंग करने के बाद होता क्या है कि हम लोग मेटल से ज्यादा काम ले सकते हैं, मतलब कि उसमें हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, जिसमें कि शेपिंग, स्टैम्पिंग एंड फॉर्मिंग आती है। एडवांटेज ऑफ एनिलिंग, तो जो हमारा पहला एडवांटेज है, इट सॉफ्टन द स्टील, स्टील को वो नरम कर देता है। दूसरा जो है, इट रिड्यूसेस थर्मल स्ट्रेसेस विच अकर ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस जो जनरेट हो जाते हैं दोस्तों, इससे एनिलिंग जो वो भी कम हो जाता है। तीसरा, इट इनहैंस एंड इम्प्रूव द मशीन एबिलिटी। इससे होता क्या है दोस्तों, मशीन एबिलिटी ऑफ द मेटल जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी हम लोग काफी हद तक उसमें ड्रिलिंग, बोरिंग और जो भी है मिलिंग कर सकते हैं। चौथा जो है दोस्तों, इट इंक्रीजेस द डक्टिलिटी ऑफ द स्टील। स्टील की जो डक्टिलिटी होती है वो भी बढ़ा देती है आफ्टर एनिलिंग। पांचवा जो है, इट इनहैंसेस द टफनेस ऑफ स्टील। ये जो स्टील की जो टफनेस है वो भी बढ़ा देती है। द ग्रेन साइज ऑफ स्टील इज रीडिफाइंड। जो स्ट्रक्चर होता है उसका ग्रेन साइज होता है उसको भी रीडिफाइन कर देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कार्बन आयरन डायग्राम भी शेयर किया है आपके साथ कि इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्पस ऑफ एनिलिंग, तो एनिलिंग का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज भी शेयर किया है जिसमें कि फुल एनिलिंग, पार्शियल एनिलिंग एंड सब क्रिटिकल एनिलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं A3 जो होता है दोस्तों, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जो 910 डिग्री होती है, और ये जो होता है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जो 723 डिग्री होती है। तो अगर मैं किसी भी मेटल को ज्यादा गर्म करता हूँ अपने, तो वो फुल एनिलिंग बोलते हैं उसको। अगर मैं इससे ऊपर गर्म करूंगा तो पार्शियल एनिलिंग कहलाता है दोस्तों, और अगर मैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गर्म करूंगा तो वो सब क्रिटिकल एनिलिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पस ऑफ एनिलिंग में क्या आता है। तो पहला जो है वो टू रिड्यूस द हार्डनेस, हार्डनेस को कम कर दिया जाता है एनिलिंग करने के बाद। दूसरा जो आता है टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस को कम कर दिया जाता है। तीसरा जो आता है तो टू इंप्रूव मशीन एबिलिटी, तो मशीन एबिलिटी को भी वहां पे इंप्रूव कर दिया जाता है। चौथा जो है टू फैसिलिटेट फर्दर कोल्ड वर्किंग बाय रिस्टोरिंग डक्टिलिटी। तो एनिलिंग करने के बाद जो होता है ना दोस्तों, वो डक्टिलिटी को बढ़ा देता है, तो ज्यादा अच्छे से उसको में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस किया जाता है। टाइप ऑफ एनिलिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ एनिलिंग के बारे में क्या बोला गया है। यहाँ पे 4 तरीके का टाइप ऑफ एनिलिंग बताया गया है। जो पहला है वो फुल एनिलिंग, दूसरा जो आता है वो प्रोसेस और रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग बोलते हैं उसको। तीसरा जो है वो स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग होता है दोस्तों। चौथा जो आता है वो स्फेरोडाइजिल एनिलिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे मैंने
कार्बन आयरन डायग्राम भी शेयर किया आपके साथ, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जोन होता है वो Fe प्लस कार्बन का जोन होता है। यहाँ पे इस तरह से मैंने दिखाया है, यहाँ पे सभी जोन को बताया है। स्फेरोइडल जोन है, यहाँ फुल एनीलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग का जोन है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग? तो नॉर्मलाइजिंग क्या होती है? नॉर्मलाइजिंग इज अ सिमिलर टू एनीलिंग एक्सेप्ट दैट द कंपोनेंट इज स्लोली कूल्ड इन एयर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है दोस्तों, एंड हीटिंग टाइम जो होती है वो 15 से 60 मिनट की होती है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग जो होती है वो सिमिलर टू एनीलिंग होता है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपोनेंट को स्लोली कूल करते हैं, ज्यादातर एयर में कूल करते हैं उसको, ताकि वो स्लोली कूल हो सके। इट यूजेज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों इसके पहले जो भी हीट ट्रीटमेंट किया गया है किसी भी मेटल में, तो वो जो होती है उसका इफेक्ट को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो इसमें करते क्या है हम लोग, यहाँ पे हम लोग मेटल को 910 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं, 15 से 60 मिनट के लिए, और फिर उसको एयर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पर्पस ऑफ एनीलिंग टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस। तो पहला जो पर्पस होता है वो इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव कर दिया जाता है। दूसरा टू इम्प्रूव मशीन एबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है, इम्प्रूव कर दिया जाता है। तीसरा जो है वो है टू मॉडिफाई एंड रीफाइन कास्ट डेंट्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज भी शेयर किया आपको वो दिखाने के लिए कि डेंट्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। कास्ट डेंट्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कहता हूँ जो भी कास्टिंग का जो प्रोडक्ट होता है उसमें ये सब डिफेक्ट आना चालू हो जाता है, तो वो प्रॉपर पार्ट बनता नहीं है, जिसकी वजह से पार्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी इसमें डिफेक्ट आता है उसको हम लोग कास्ट डेंटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये भी इसमें मॉडिफाई हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे रिफाइन हो जाता है, अच्छा हो जाता है। टू इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजिंग ओवर एनीलिंग प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजिंग का एडवांटेज क्या होता है एनीलिंग प्रोसेस के से? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, इट इज फास्टर प्रोसेस एज कंपेयर टू एनीलिंग। ये एनीलिंग से ज्यादा फास्ट है। एज रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टर देन एनीलिंग। तो आप देख भी सकते हैं कि एनीलिंग से ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग नॉर्मलाइजिंग में फास्ट होता है, इसके वजह से इसके एडवांटेज है। दूसरा जो पॉइंट है, एज इट इज अ फास्टर प्रोसेस ड्यू टू लेस टाइम स्पेंडिंग इन फर्नेस। इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस बहुत ही फास्टर है, इसका वजह जो है वो है कि हम लोग फर्नेस में कम टाइम तक रखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था 15 से 60 मिनट ही रखते हैं इसको। तीसरा जो है वो क्विंचिंग मीडिया इज एयर, जिसमें हम इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। वो जो मीडिया होता है वो एयर होता है, दैट इज आउटसाइड द फर्नेस इट बिकम बैच टाइप प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि दोस्तों हम काफी ढेर सारे अमाउंट में मेटल को गर्म करके और उसको हम लोग बाहर ठंडा होने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मीडियम है, जो मीडिया है जहां पे हम लोग उसको ठंडा करते हैं वो एयर है। तो ऐसे में हम लोग बैच प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज शेयर किया हुआ है जिसमें कि दिखाया गया कि नॉर्मलाइजिंग का जो जोन होता है वो कैसा होता है, और यहाँ भी सेम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्विंचिंग, जिसको हार्डनिंग भी बोलते हैं। क्विंचिंग हार्डनिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द कंपोनेंट टू अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग इट रैपिडली इन वाटर, ऑयल और एयर। तो दोस्तों क्विंचिंग जिसको हार्डनिंग भी बोला जाता है, उसमें कंपोनेंट को हीट किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने दिखाया है यूसीटी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा गर्म करते हैं उसको 20 to 50 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइपोयूक्टिक टाइड, एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा गर्म करते हैं 20 to 50 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइपर टाइड के लिए। और जो हीटिंग टाइम होता है वो 1 से 2 आवर होता है। तो इसमें हम लोग मेटल को गर्म करते हैं दोस्तों। गर्म करने के बाद थोड़ी देर तक उसको रखते हैं 1 से 2 घंटे। उसके बाद उसको रैपिडली हम लोग है ना उसको ठंडा कर देते हैं, ताकि जिससे कि वाटर में उसको डुबा देते हैं या ऑयल में डुबा देते हैं, जिसके वजह से वो रैपिडली ठंडा हो जाए। इट इंक्रीजेस हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस। तो क्विंचिंग यानी हार्डनिंग से होता क्या दोस्तों, रैपिड ठंडा करने की वजह से इसमें हार्डनेस आ जाता है और साथ में ही ये वेयर रेजिस्टेंस भी हो जाता है। हाउएवर
ड्यूरिंग द प्रोसेस द कंपोनेंट बिकम ब्रिटल एंड डक्टिलिटी इज रिड्यूस। हाँ, लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेटल का जो ब्रिटलनेस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है और डक्टिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एडवांटेज ऑफ क्विंचिंग और हार्डनिंग, तो इसका पहला जो एडवांटेज होता है वो टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील। तो स्टील का जो हार्डनेस होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। तो हमको मेटल का क्या पर्पस है वो पता होना चाहिए, क्या यूज होने वाला है, कहाँ पे यूज होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको हीट ट्रीटमेंट देके उसको ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें वेयर रेजिस्टेंस चाहिए, थोड़ा हार्डनेस मेटल चाहिए, तो हम लोग उसको हार्डनिंग कर देते हैं। दूसरा है टू इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, यानी वेयर रेजिस्टेंस स्टील का बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ऑफ क्विंचिंग क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज भी है थोड़ा, इट बिकम ब्रिटल and hard, that's why tempering process is used to make it suitable for engineering application। इसमें होता है क्या दोस्तों, इसमें जो मेटल होता है वो काफी ब्रिटल हो जाता है और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस को करते हैं, ज्यादा सुटेबल होता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इमेज शेयर किया है जिसमें मैंने आयरन कार्बन डायग्राम को शेयर किया आपके साथ। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हार्डनिंग में होता क्या है कि ऑस्टेनाइट जो होता है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस हार्डनिंग को सरफेस हार्डनिंग भी बोला जाता है। Case hardening or surface hardening is the process of hardening the surface of a metal object while allowing the metal deeper underneath to remain the soft। इसमें होता क्या दोस्तों कि मेटल का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको ही हार्ड होने दिया जाता है और बाकी का जो अंदर का जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट ही होता है। Thus forming a thin layer of hardened metal at the surface। इसकी वजह से ऊपर का मेटल तो हार्ड होता है बट अंदर का मेटल जो भी होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। Case hardening is usually done after the part has been formed into its final stage। तो केस हार्डनिंग हम तब करते हैं दोस्तों जब हमारा पार्ट पूरा तरीके से बन के तैयार हो जाता है और उसका क्या एप्लीकेशन है, वहां पे हमको ऊपर का सरफेस हार्ड चाहिए एप्लीकेशन वाइज, उसकी वजह से हम लोग फिर उसमें केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग करते हैं। इसमें होता है दोस्तों, हीटिंग जो करते हैं हम लोग पार्ट का वो 850 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस से करते हैं। हीटिंग टाइम होता है वो जो मेटल को हीट करते हैं वो 6 to 8 आवर तक गर्म करते हैं। हार्डनिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग टू हार्डनिंग टेम्परेचर। हार्डनिंग consist of heating to hardening temperature, holding at that temperature followed by rapid cooling such as quenching in water, oil और salt bath। दोस्तों इसमें करते क्या हम लोग मेटल को करीब 850 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद उसको हम लोग ऑयल में, वाटर में या साल्ट बाथ में डुबा देते हैं, डायरेक्टली क्विंच कर देते हैं। इट अप्लाई टू लो कार्बन कंटेंट स्टील पार्ट्स। ये बेसिकली जो केस हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग जो है वो लो कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे वो हार्ड हो जाता है। ये ग्रीन जोन जो है वो ऊपर का कुछ 0.125 ऐसे वो ऊपर का एक सरफेस क्रिएट हो जाता है जो कि हार्ड होता है बट अंदर से सॉफ्ट होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, ये शॉक को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इस तरह का जो मेटल होता है ऊपर से तो टफ होता है और अंदर से वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता है जिसकी वजह से शॉक को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं वही दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ केस हार्डनिंग। इसका एडवांटेज क्या होता है, वियर एंड टियर रेजिस्टेंस ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे वियर एंड टियर रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। कैन इंप्रूव अ पार्ट दैट विल नॉट फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ सॉफ्ट कोर दैट कैन एब्जॉर्ब स्ट्रेस शॉक विदाउट क्रैकिंग। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये अंदर से सॉफ्ट होता है तो इसकी वजह से शॉक को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर नहीं होता ये पार्ट, ऐसे पार्ट। तीसरा, इंक्रीजेस लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम है यानी ज़्यादा देर तक टिकने की जो क्षमता है वो बढ़ा देती है। चौथा, द मेटल इज मोर फ्लेक्सिबल। तो मेटल को फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है हार्डनिंग के थ्रू, केस हार्डनिंग के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज थ्रू हार्डनिंग। यहाँ पे मैंने एक पार्ट को ऐड किया है केस हार्डनिंग के साथ, थ्रू हार्डनिंग। व्हाट इज थ्रू हार्डनिंग। थ्रू हार्डनिंग इज अप्लाइड टू मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील पार्ट्स that possesses sufficient carbon content for hardening through the entire depth of the part। इसमें हम लोग करते क्या दोस्तों, नाम से आप देख सकते हैं थ्रू हार्डनिंग।
तो केस हार्डनिंग में कैसा होता है, हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं, अंदर सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम लोग जो मेटल सेलेक्ट करते हैं वो मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील जो भी होता है उसको लेते हैं और उसको हम लोग उसमें कुछ हद तक कार्बन कंटेंट को बढ़ा देते हैं और उसमें डीप अंदर तक उसको हार्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हार्ड हो गया, यानी अंदर तक हो गया, पूरा थ्रू हार्ड हो चुका है ये, इसको थ्रू हार्डनिंग बोलते हैं। स्टील हैविंग अ कार्बन कंटेंट बिटवीन 0.3% एंड 0.8% एंड कैपेबल ऑफ बीइंग थ्रू हार्डेड। जो भी स्टील जिसमें कि कार्बन कंटेंट 0.3 से लेके 0.8% तक हो, उसको ही हम लोग थ्रू हार्डनिंग कर सकते हैं। इसमें करते क्या, हम लोग पार्ट को हीट करते हैं। हीटिंग टेम्परेचर जो होता है वो 850 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और हीटिंग टाइम जो होता है वो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, 6 to 8 आवर होता है। हार्डनिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग टू हार्डनिंग टेम्परेचर, होल्डिंग एट ए टेम्परेचर फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग सच एज क्विंचिंग इन वाटर, ऑयल, सल्फर बार। इसमें हम लोग सेम वही प्रोसीजर यूज करते हैं जो केस हार्डनिंग में करते हैं। इसमें हम लोग उसको गर्म करते हैं 850 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक, फिर इसको हम लोग रैपिडली उसको कूल कर देते हैं, वही वाटर में, ऑयल में और साल बाद में। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि हम वैसे ही मेटल को थ्रू हार्डन कर सकते हैं जिसका कि कार्बन कंटेंट 0.3% से लेके 0.8% तक रहे। तो आगे बढ़ते हैं। What is tempering? Tempering consists of reheating the quench component to a temperature below its lower critical temperature, followed by cooling, usually in air at a desirable rate. तो टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रीहीट किया जाता है क्विंच्ड कंपोनेंट को और बिलो जो क्रिटिकल टेम्परेचर उसको कूल भी किया जाता है एयर में डिजायरेबल रेट के साथ। इट रीस्टोर द डक्टिलिटी एंड रिड्यूस द ब्रिटलनेस ड्यू टू क्विंचिंग। जो क्विंचिंग के बाद का जो ब्रिटलनेस मेटल में आता है, पार्ट में आता है, उसको वो रीस्टोर कर देता है, रिड्यूस कर देता है और साथ ही साथ डक्टिलिटी को भी रीस्टोर वापस लेकर आता है। इसमें करते क्या हम लोग, ऐसे पार्ट को हम लोग बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 720 डिग्री सेल्सियस एंड हीटिंग टाइम जो 1-2 घंटे होता है, उसमें हम लोग उसको गर्म करते हैं 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे और उसको हम लोग 1-2 घंटे तक गर्म करते हैं दोस्तों और उसको फिर छोड़ देते हैं एक डिजायरेबल रेट के साथ ठंडे होने के लिए। टेम्परिंग इज कैरिड आउट आफ्टर हार्डनिंग। हार्डनिंग के बाद हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं एडवांटेज ऑफ टेम्परिंग क्या होता है। पहला जो डिक्रीज द ब्रिटलनेस और मेक लेस ब्रिटल। इसमें ब्रिटलनेस को डिक्रीज कर देता है और ब्रिटलनेस को कम कर देता है ये। दूसरा टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस है, यहाँ पे वो स्ट्रेसेस को रिलीज करता है जो कि इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं पार्ट्स में, मेटल्स में। तीसरा है इम्प्रूव टफनेस, यहाँ पे टफनेस भी बढ़ा दिया जाता है। चौथा है इम्प्रूव डक्टिलिटी, यहाँ पे डक्टिलिटी भी बढ़ जाती है दोस्तों आफ्टर टेम्परिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म करने पे जो भी मेटल का जो मिलता है हमें, उसको टेम्परिंग बोला जाता है। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे अच्छे कंटेंट्स में वापस आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।